1, 2, 3, come on! चलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग मतलब कौन, मैं बात करने वाला। तो देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ असेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, लॉसेस और प्रॉफिट के बारे में। जैसे कि कल मैंने आपको कल के वीडियो के लेक्चर्स में एंड में बताया था कि आज का जो टॉपिक रहेगा यानी आज का जो स्लाइड्स रहेगा ये किसके ऊपर रहेगा बेटा, ये स्लाइड रहेगा आपका असेट्स के ऊपर, लाइबिलिटी के ऊपर, कैपिटल क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, असेट्स क्या होती है, ये सब के बारे में अपन थोड़ा थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, बिजनेस के इनकम क्या होती है, बिजनेस के एक्सपेंसेस क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में कवर होने वाला है। तो देखिए एक बार शॉर्ट रिविजन कर लेते हैं कल कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो कल हमने ये पढ़ा था कि जैसे 3 टाइप के रूल्स है। सबसे पहला रूल कौन सा बेटा, रियल अकाउंट। पहला जो रूल है आपका रियल अकाउंट, उसके बाद जो सेकेंड रूल है नॉमिनल अकाउंट, और उसके बाद जो लास्ट वाला जो रूल है वो है आपका पर्सनल अकाउंट। ऐसे 3 टाइप के रूल्स है, तो ये अपने को पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बता दूं मैं। तो चलिए सबसे पहले कौन सा था बेटा, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। दूसरा कौन सा था बेटा, रियल अकाउंट, और तीसरा कौन सा था, नॉमिनल अकाउंट। ऐसे 3 टाइप के रूल्स थे। पहला था पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सन में 2 पर्सन आते हैं, एक आता है नेचुरल पर्सन, एक आता है आर्टिफिशियल पर्सन। एक इसमें आता है पर्सन की कैटेगरी में आता है। रियल में क्या आता है, तो रियल में आता है कैश, गुड्स और फिर बाद में असेट्स। ये कौन सी इसमें आएगा बेटा, असेट्स की कैटेगरी में आएगा, सॉरी रियल की कैटेगरी में आएगा। कैश, गुड्स, असेट, ये तीनों की तीनों चीजें किस में आएगा, रियल की कैटेगरी में आएगा। पर्सन की कैटेगरी में कौन से आते हैं, 2 पर्सन, एक नेचुरल पर्सन और एक आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे आप और मैं, नेचुरल पर्सन और कंपनी, बैंक, एनएमसी, इंश्योरेंस कंपनी, ये कौन से बेटा, आर्टिफिशियल पर्सन। तो दोनों के लिए कौन सा रूल लगेगा, पर्सन अकाउंट का। तो क्या बोलता है पर्सन अकाउंट का रूल, पर्सन अकाउंट का रूल बोलता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या होता है बेटा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, एक इसका रूल है पर्सन अकाउंट का। उसके बाद रियल अकाउंट का क्या रूल है, तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोस आउट। जब भी कोई चीज आएगी, कोई चीज मतलब कैश, गुड्स, असेट आएगी तो डेबिट, और ये तीनों चीज आएगी तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। पैसा आ रहा है डेबिट, पैसा जा रहा है क्रेडिट, असेट्स आ रही है डेबिट, असेट जा रही है क्रेडिट, गुड्स आ रहा है डेबिट, गुड्स जा रहा है क्रेडिट। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट वाला जो रूल है वो है बेटा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किसके बारे में बात करता है, तो नॉमिनल अकाउंट बात करता है सभी के सभी बिजनेस के एक्सपेंसेस के बारे में बात करता है। उसके बाद लॉसेस के बारे में बात करता है, और नेक्स्ट है इनकम के बारे में बात करता है, और प्रॉफिट के बारे में बात करता है। तो जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है वो स्पेशली किसके लिए होता है बेटा, तो स्पेशली होता है आपके एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और प्रॉफिट, इसके लिए होता है बेटा आपका नॉमिनल अकाउंट। तो देखेंगे ये सब चीज़ें अपन ने ऑलरेडी कल पढ़ चुका है। तो आज अपना जो लेक्चर रहेगा आज का, तो ये आज का जो लेक्चर है बेटा स्पेशली असेट्स और लाइबिलिटी। क्योंकि जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट 2 पार्ट में डिवाइड होती है। आपको पता है बैलेंस शीट का मतलब है बिजनेस की जो बैलेंस शीट होती है 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक होती है असेट साइड और एक होती है लाइबिलिटी साइड। ऐसे 2 पार्ट होते हैं। ये दोनों पार्ट को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी टॉपिक इसके बिना शुरू हो नहीं सकता। इसमें असेट्स और लाइबिलिटी पता होना जरूरी है, तभी आप कोई भी टॉपिक को इजिली स्टार्ट कर सकते हैं। जब अपन 12 का पहला लेसन शुरू करेंगे डिसोल्यूशन, तो डिसोल्यूशन में असेट्स और लाइबिलिटी पता होना चाहिए, तभी हम उसको एंट्री आगे पास कर सकते हैं। तो देखिए आज अपन उसी के बारे में बात करने वाले, कितने टाइप के असेट्स है, कितने टाइप की लाइबिलिटी है, ये सभी अपन आज इसके बारे में बात करने वाले। देखिए अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डायरेक्टली अपन ने 12 स्टार्ट नहीं किया है, ये 12 का स्टार्ट होने के लिए 1-2 दिन और टाइम है। ये बेसिक लेक्चर है जो सबके लिए कॉमन है। 11 में जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा या पढ़ा होगा उससे डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये जो लेक्चर्स है ये पूरा बेसिक लेक्चर्स है, स्टार्टिंग से लेके आज तक जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये पूरे बेसिक लेक्चर जो 12th में काम में आने वाले। जब अपन 12th का लेक्चर शुरू करेंगे तब अपने को ये बेसिक लगेगा। तो बेसिक्स पहले पढ़ लीजिए, बेसिक्स पढ़ना जरूरी है। अगर से बिना बेसिक के आप डायरेक्टली 12th स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत खड़ी हो जाएगी, तो उसीलिए ये बेसिक्स पढ़ना जरूरी है। और एक बात, लॉजिकली पढ़ना जरूरी है। कोई भी चीज़ें बिना लॉजिक के किया नहीं जा सकता है, कि जैसे मैंने कल बताया था आपको 3 टाइप के रूल्स होते हैं। इसमें अगर से आपको लॉजिक लगता है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली इसको रट्टा मारने के लिए ज़्यादा समय लगता नहीं। रट्टा मारने 2 मिनट का काम है, लेकिन उसको लॉजिकली पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो लॉजिकली पढ़िए, आसानी होगी और इसको अपन अप्लाई भी कर पाएंगे, क्योंकि रूल्स को रट्टा मारना नहीं है, उसको लॉजिकली एंट्रीज में अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई होगा, जब मैं आपको एंट्री पढ़ाऊंगा तब मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। समझा बेटा? अरे समझा क्या? हाँ चलो देखो, सबसे पहले अपन अभी बात करने वाले बेटा बैलेंस शीट्स के बारे में। तो देखिए बैलेंस शीट्स होती क्या है तो मैं आपको बताता हूँ।
बिजनेस की जो बैलेंस शीट्स होती है वो बैलेंस शीट दो पार्ट में डिवाइड होती है। कितने पार्ट में बेटा? दो पार्ट में। चलो ध्यान दो इधर बेटा, बोर्ड की तरफ ध्यान दो, इधर उधर मत देखो। सबसे पहले जो बैलेंस शीट्स होती है, बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट दो पार्ट में डिवाइड होती है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। तो पहला पार्ट है इसका बेटा लायबिलिटी, इसका दूसरा पार्ट है बेटा असेट्स। ऐसे दो पार्ट में आपको बैलेंस शीट को डिवाइड करके दिया है। तो देखिए एक एक पढ़ते। बैलेंस शीट कितने पार्ट में डिवाइड है? तो बैलेंस शीट दो पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में बेटा? दो पार्ट में। देखिए बैलेंस शीट दो पार्ट में डिवाइड है, एक है लायबिलिटी और दूसरी है बेटा असेट्स। ऐसे दो पार्ट में डिवाइड है। ये क्यों डिवाइड है? देखो बैलेंस शीट में लायबिलिटी का होना भी जरूरी है, मतलब जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में लायबिलिटी का होना भी जरूरी है और बिजनेस में असेट्स का भी होना जरूरी है। सर इसका मतलब ये होता है कि अगर से आपके बिजनेस में लायबिलिटी असेट दोनों रहेगा तो आपका बिजनेस कंटिन्यू फ्लो होते रहेगा। अगर से मान के चलिए आपके बिजनेस में असेट ही असेट है और लायबिलिटी है नहीं, तो आपका ऐसे भी बिजनेस चल नहीं पाएगा। तो बिजनेस का होना जरूरी है। बिजनेस का होना मतलब लायबिलिटी का भी होना जरूरी है और असेट्स का भी होना जरूरी है, तभी आपका जो बिजनेस है वो बैलेंस बना के चलता है। यानी बिजनेस को बैलेंस करने का काम कौन करते हैं बेटा? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट कितने पार्ट में डिवाइड है बेटा? दो पार्ट में, एक है लायबिलिटी और एक है असेट। अरे क्लियर ही था? तो चलो देखें आगे फर्दर। अभी इसके बाद जो बैलेंस शीट में दो पार्ट डिवाइड है, असेट्स और लायबिलिटी, तो इनके भी दो क्लासिफिकेशन कर दिए। लायबिलिटी भी दो पार्ट में डिवाइड है, असेट्स भी दो पार्ट में डिवाइड है। तो कौन से दो पार्ट है? तो चलो देखते आगे। तो लायबिलिटी भी दो पार्ट में डिवाइड है, तो इसमें दो पार्ट है। सबसे पहले आपके आएगी फिक्स लायबिलिटी। कौन सी आएगी बेटा? फिक्स्ड लायबिलिटी। और दूसरी आएगी आपकी करंट लायबिलिटी। तो पहले कौन से? फिक्स लायबिलिटी। तो देखो बैलेंस शीट दो पार्ट में डिवाइड है, एक है आपकी लायबिलिटी साइड और एक है आपके असेट साइड। क्लियर इतना? अरे रोहित क्लियर है क्या? चलो देखो लायबिलिटी साइड असेट साइड, तो उसके बाद लायबिलिटी भी दो, फिक्स लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। क्लियर इतना? ऐसे दो पार्ट में डिवाइड है। तो सबसे पहले उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर असेट भी दो पार्ट में डिवाइड है। पहला कौन सा है? इसमें आएगा फिक्स लायबिलिटी, सॉरी फिक्स असेट्स, और दूसरा है करंट असेट्स। चलो ध्यान दो इधर बोर्ड पे, नीचे मत देखो, इधर ध्यान दो। चलो देखो सबसे पहले लायबिलिटी दो पार्ट में डिवाइड है, फिक्स लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। असेट भी दो पार्ट में डिवाइड है, फिक्स असेट्स और करंट असेट्स। है ऐसा? तो देखिए फिक्स लायबिलिटी के एग्जांपल, सबसे पहले कैपिटल, दूसरा लॉन्ग टर्म लोन, उसके बाद डिबेंचर, ये आपके फिक्स लायबिलिटी एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस ही कहा जाता है, प्रॉफिट कहा जाता है, देखेंगे बाद में देखेंगे। करंट लायबिलिटी के एग्जांपल है यहाँ पे सबसे पहला क्रेडिटर्स, उसके बाद है आपका बिल्स पेबल, नेक्स्ट है आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और लास्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। ये आपके एग्जांपल। तो देखिए सबसे पहला कौन सा है बेटा? लायबिलिटी। लायबिलिटी दो पार्ट में डिवाइड है, एक है आपकी फिक्स लायबिलिटी और एक है आपकी करंट लायबिलिटी। तो देखिए फिक्स लायबिलिटी में एग्जांपल, पहला एग्जांपल कौन सा है? कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर्स, रिजर्व एंड सरप्लस। ये आपके किस में आएगा? फिक्स लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में कौन सा आएगा? करंट लायबिलिटी में आएगा क्रेडिटर्स, उसके बाद आएगा बिल्स पेबल, नेक्स्ट आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और उसके बाद आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी ये होता क्या है, ये एक एक अपन डिस्कस करेंगे। भले अभी आपको ये समझेगा नहीं, मैं बताऊंगा तो भी आपको नहीं समझा तो फिर मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा जब अपन इसका लेसन पढ़ेंगे तब। डिसोल्यूशन में सभी चीज़ें काम में आएगी। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं इसको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले लायबिलिटी। लायबिलिटी होता क्या है? तो लायबिलिटी का मतलब होता है बेटा बर्डन। क्या होता है बेटा? बर्डन। जब भी आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस करने के लिए आपको लायबिलिटी होना जरूरी है, क्योंकि बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी बिजनेस बिना कैपिटल के शुरू नहीं हो सकता है। जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो उसमें कैपिटल लगाना जरूरी होता है। अभी कैपिटल, जैसे मैंने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस कुछ भी हो सकता है, चाय बनाने का बिजनेस हो सकता है, समोसे बनाने का बिजनेस हो सकता है, टीचिंग का हो सकता है, डॉक्टर का हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, कंपनी हो सकती है, पेट्रोल पंप हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन स्टार्ट। कुछ भी चीजें स्टार्ट करने के लिए, कोई भी चीजें आपको स्टार्ट करने के लिए क्या लगेगा बेटा? पैसा लगेगा, बिकॉज बिना पैसे के कुछ भी चीजें पॉसिबल नहीं। जब तक आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं तब तक आपका बिजनेस शुरू होगा नहीं। तो बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले जो इनिशियल अमाउंट लगता है वो क्या होता है बेटा? कैपिटल। तो ये कैपिटल
आपके बिजनेस की लाइबिलिटी बन जाती है, बिकॉज जब आप बिजनेस ओपन करते हो, बिजनेस शुरू करते हो, या जो भी XYZ नाम से शुरू करते हो, तो XYZ नाम अलग, क्योंकि XYZ जो बिजनेस है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, और जो भी पर्सन शुरू कर रहा है नेचुरल पर्सन, वो नेचुरल पर्सन है। तो दोनों में अलग अलग है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने XYZ नाम से बिजनेस शुरू किया, तो XYZ नाम से जो बिजनेस शुरू किया, तो जैसे मैंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट किया, तो जो पैसा बिजनेस में आ रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने मान के चलिए XYZ नाम का बिजनेस शुरू किया। XYZ नाम का जो बिजनेस है, इसमें मिस्टर एक्स ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपए। तो बेटा एक बात बताओ, पैसा किसने इन्वेस्टमेंट किया? मिस्टर एक्स ने। मिस्टर एक्स हैज इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द बिजनेस ऑफ ₹1 लाख। मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपए पैसा डिपॉजिट किया, किसमें बेटा? बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया। अभी जो पैसा किसने इन्वेस्टमेंट किया? मिस्टर एक्स ने। अभी मिस्टर एक्स के लिए क्या हो गया? वो इन्वेस्टमेंट हो गया। मिस्टर एक्स के एंगल से वो इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन अगर से आप उसको बिजनेस के एंगल से देखोगे तो बिजनेस की क्या बन जाएगी? लाइबिलिटी। इन केस कल चल के बिजनेस बंद हो गया, कोई भी रीजन के कारण, हो सकता है कि बंद हो गया, या आपके बिजनेस में कांड हो गया, तो आपको बिजनेस बंद करना पड़ा, तो जो भी आपका बिजनेस में अमाउंट लगा है उसको तो वापस करना पड़ेगा ना, यानी बिजनेस को पैसा तो रिफंड करना पड़ेगा, जिन से आपने पैसा लिया उनको तो रिफंड करना पड़ेगा ना। इनकेस अगर से आपके बिजनेस में कांड हुआ और आपने बिजनेस को बंद किया, तो बिजनेस बंद किया तो XYZ बिजनेस जो बंद है वो बंद हो गया, तो उसका जो कैपिटल है, जितना भी पैसा है, वो सब लोगों को क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस, जब बिजनेस बंद हो रहा है तब पूरा का पूरा जो पैसा है वो अपने को वापस करना पड़ता है, जिन से हमने लिया, इसलिए वो उनकी लाइबिलिटी बन जाती है। समझ में आ गया? तो क्या होता है बेटा इसका मतलब? तो कैपिटल का मतलब होता है द मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। क्या होता है बेटा? मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ऐसा पैसा जो आपने बिजनेस में क्या किया है? इन्वेस्टमेंट किया है, उसको बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल एक नेचुरल पर्सन के अकॉर्डिंग जो पैसा लगाता है उसके लिए इन्वेस्टमेंट बन जाता है, बट वही अमाउंट जो उसने इन्वेस्टमेंट किया वो उनके लिए, मतलब जो बिजनेस शुरू किया है उसके लिए क्या बन जाती है? लाइबिलिटी बन जाती है, बिकॉज वाइंडिंग अप या कोई कांड हो गया बिजनेस के अंदर, तो वो उनको रिफंड करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल। मिस्टर एक्स के लिए इन्वेस्टमेंट है, बट बिजनेस के लिए क्या है बेटा? कैपिटल है, क्योंकि उनको रिफंड करना पड़ता है। अरे क्लियर है बेटा इतना? चलो ठीक है। पहला एग्जांपल, लॉन्ग टर्म लोन। अगर से मान के चलिए आपको बिजनेस को एक्सपांड करना है, आपके पास पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं तो क्या बिजनेस को एक्सपांड नहीं करेंगे क्या? अरे सर नो, तो बिजनेस को तो कोई ना कोई एक्सपांड करना ही पड़ेगा। तो बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो या तो मार्केट से पैसा उधार लाएंगे, या तो दोस्तों से बोलो, मार्केट से बोलो, बैंक से बोलो, कहीं ना कहीं ऑप्शन बाहर अवेलेबल है। तो मान के चलिए मैंने बैंक से पैसा उधार लेके आया, और बैंक से मैंने 2 लाख रुपए उधार लाए मेरे बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। तो बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए मैंने कितना लाया? 2 लाख रुपए लाया। तो 2 लाख रुपए के ऊपर मैं 2 लाख रुपए बैंक वालों ने दिया, तो ये मेरी क्या बन जाएगी? लाइबिलिटी, क्योंकि मैंने जो लोन लिया वो 5 साल के लिए लिया। तो जैसे 5 साल खत्म हो गए, तो ये जो लोन है मैंने लिया 2 लाख रुपए का, अरे मुझे उसको तो वापस करना पड़ेगा ना, मतलब ये मेरे लिए क्या हो गई? लाइबिलिटी हो गई। यस और नो? बरोबर हो गई लाइबिलिटी। समझ में आ गया? तो लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? लाइबिलिटी का मतलब जो आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में उसका रिपेमेंट करना पड़ता है। हम ये परमानेंट लाइबिलिटी नहीं होती, इसका मुझे कहीं ना कहीं फ्यूचर में रिपेमेंट करना ही पड़ेगा। कैपिटल का भी मुझे फ्यूचर में रिपेमेंट करना पड़ेगा। ये कैपिटल कब रिफंड किया जाता है? वाइंडिंग अप के टाइम, जब बिजनेस बंद हो रहा है। बिजनेस बंद होगा तभी कैपिटल को रिफंड किया जाएगा। बट इसके अलावा जो भी आपके सोर्सेस है, जैसे लोन हो गया, डिबेंचर हो गया, या आपने कई दोस्तों से पैसा लाया, तो उसको पर्टिकुलर पीरियड के बाद वापस करना पड़ता है। इट इज अ लाइबिलिटी, मतलब इट इज अ बर्डन टुवर्ड्स बिजनेस। ये बिजनेस के टुवर्ड्स क्या बेटा? बर्डन है जो आप लोगों को झेलना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल पहला। तो बेटा समझ में आ गया? प्राची समझ में आ गया बेटा? तो क्या होता है प्राची? कैपिटल का मतलब, तो कैपिटल का मतलब होता है बेटा, तो कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट करना। द मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, उसको बोलते हैं कैपिटल। समझा आपको? चलो देखो उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। ये आपके बिजनेस का ही पार्ट है, मतलब जो भी आप पैसा कमाते हो तो पूरा का पूरा पैसा खर्च नहीं करते हो, उसको थोड़ा थोड़ा रिजर्व किया जाता है। उसी रिजर्व को बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। ये होता है प्रॉफिट का पार्ट। इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। जो भी पैसा आप प्रॉफिट बना के रखते हो, जैसे मान के चले मैंने इस साल 1 लाख रुपए कमाए, तो 1 लाख रुपए का पूरा खर्च करूँ क्या? नहीं, उसको कुछ ना कुछ बचा के रखना पड़ेगा फ्यूचर के लिए। हो सकता है कल चल के मेरे बिजनेस में लॉस हो, तो लॉस से बचने के लिए मेरा पैसा कहाँ से आएगा? तो जो भी आपने प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट में से कुछ तो भी पोर्शन आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है, ताकि फ्यूचर में आप लोगों को लॉस भी हो गया तो उससे बचने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ बैकअप होना चाहिए। तो बैकअप को ही बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, अगर से कोई लड़का या लड़की है, उनकी शादी, जैसे मान के चलिए कोई लड़की है और उसकी शादी करना है 2 साल के बाद, तो क्या एकदम से अमाउंट लाते क्या? नहीं। तो उनके मम्मी पापा क्या करते? थोड़ा थोड़ा पैसा जो सेविंग है, थोड़ा थोड़ा जो सैलरी है उसमें से सेविंग करते और
फिर बाद में 2 साल के बाद उसमें से वो अमाउंट में से उनकी शादी करी जाती है। तो वो जो उन्होंने बचा के रखे सेविंग का मतलब क्या होता है बेटा, रिजर्व, वो आपके घर का पर्सनल हो गया। तो बिजनेस में भी वैसे कि कल अगर से मान के चलिए बिजनेस में लॉस हो गया, तो कल चल के लॉस हो गया तो पैसा कहाँ से आएगा, तो ये कहाँ से आएगा बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस जो अपने बैकअप बना के रखे, ये भी हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। इसको भी अपने को रिफंड करना पड़ता है जब कंपनी बंद हो रही है या बिजनेस बंद हो रहा है। तो बिजनेस बंद होने टाइम जितने भी आपकी लाइबिलिटीज है ये सभी के सभी रिफंड किया जाता है, उसी को बोलते हैं फिक्स लाइबिलिटी। अरे क्लियर हुआ बेटा, आर यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया आपको। तो चलो देखो नेक्स्ट, करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका करंट लाइबिलिटी। अभी करंट लाइबिलिटी होती क्या है, करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है जिसका पेमेंट विद इन 12 मंथ के अंदर अंदर जिसका रिपेमेंट करना पड़ता है। अच्छा एक बात बताना भूल गया, इसका जो पेमेंट होता है वो मोर देन 12 मंथ होता है, 12 महीने के बाद, यानी 12 महीने से ज्यादा जिसका पेमेंट होता है उसको बोलते हैं फिक्स लाइबिलिटी। यानी 12 महीने होने के बाद जिस लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो ये फिक्स लाइबिलिटी हो गई। सॉरी, उसका करंट लाइबिलिटी मतलब जिसका रिपेमेंट मतलब पेमेंट, जैसे मैंने क्रेडिटर से गुड्स परचेस किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है या कोई अदर पेमेंट्स है जिसका विद इन 12 मंथ 12 महीने के अंदर अंदर जिसका पेमेंट करना होता है वो होती है बेटा हमारी करंट लाइबिलिटी। अरे समझा क्या आपको। तो करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है ऐसी लाइबिलिटी जिसका रिपेमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ 12 महीने के अंदर अंदर जिसका पेमेंट करना होता है उस लाइबिलिटी को बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। अरे क्लियर हुआ क्या बेटा। चलो देखो, उसमें पहला एग्जांपल है क्रेडिटर्स मतलब जिन लोगों से मैंने गुड्स परचेस किया उधारी में, उन लोगों को बोलते हैं क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स को बोला कि देखो भैया मैं आपको आपसे अभी गुड्स परचेस करके लेके जा रहा हूँ, बट मैं आपको जो पेमेंट है मैं आपको 2 महीने बाद करूंगा। अच्छा आपने ऐसा कहीं सुना है क्या कि आज आपने गुड्स परचेस किया और आपने बोल दिया कि मैं आपको 10 साल का पैसा दूंगा, ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता बेटा। जो उधारी होती है वो उधारी 1 महीना 2 महीना 3 महीना, बहुत हो गया तो 4-5 महीने की उधारी होती है। 1 साल की 2 साल की 3 साल की या 5 साल की उधारी नहीं की जा सकती है। बहुत हो गया तो 1 महीना 2 महीने की उधारी चलती है। क्लियर इतना। तो जो उधारी में गुड्स बेचे जाते हैं या उधारी में गुड्स खरीदे जाते हैं उस चीज को बोलते हैं क्रेडिटर्स। तो मैंने गुड्स खरीदा और मैंने उसको बोला कि मैं आपको 2 महीने बाद पैसा दूंगा, तो 2 महीने तक तो मेरी लायबिलिटी रहेगी ना, बिकॉज मुझे ये पता है कि मुझे 2 महीने बाद आगे वाले को पेमेंट करना है। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर्स जिनको मुझे पैसा देना है। अरे समझा क्या बेटा, ये क्रेडिटर्स समझा। ये उसके बाद इसी के पैरेलल में होता है बेटा करंट असेट्स में डेटर्स होता है। डेटर्स को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कस्टमर, डेटर्स को क्या कहा जाता है, कस्टमर। तो कस्टमर को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, डेटर्स। जैसे आप लोग तो मेरे कस्टमर है ना, जैसे स्टूडेंट लोग मेरे कस्टमर है, तो कस्टमर पैसा एक साथ देता नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा पैसा देता है, तो तब तक मेरी क्या बन जाती है, एसेट बन जाती है। वो देखेंगे अपन डिटेल में देखेंगे बाद में। तो क्रेडिटर समझा क्या बेटा, जिनको मुझे पैसा देना होता है। एग्जैक्टली सेम वैसे जो होता है बिल्स पेबल जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, बिल ऑफ एक्सचेंज एक टॉपिक है, अभी उसके बारे में दिमाग मत लगाओ, ये अपन जब पढ़ेंगे तब अपने को डिटेल में वैसे भी समझ जाएगा, क्योंकि एक टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज जहाँ पे बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल के बारे में ही बात होती है। तो ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे और डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, तो उस केस में अपन वहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अरे क्या आता है रे बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है आउट मतलब बाहर, स्टैंडिंग मतलब खड़ा, ऐसे खर्चे जो बाहर खड़े होते नहीं। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बेटा, तो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है, अगेन बोल रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि ऐसे खर्चे जो हो चुके बट हमने पेमेंट नहीं किया। एग्जाम्पल रेंट, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का रेंट मैंने मतलब ड्यू हो चुका है, रेंट ड्यू हो चुका है, हर महीने की 1 तारीख को देना पड़ता है, बट हम लोगों ने बोला कि इस महीने का रेंट नहीं देते, 2 महीने का रेंट नहीं देते, 3 महीने का रेंट, तो मतलब हमने कुल मिला के 3 महीने का रेंट पे नहीं किया। तो जो 3 महीने का रेंट पे नहीं किया वो तो मेरी लायबिलिटी बन गई। ये 3 महीने का रेंट पे नहीं किया मतलब आने नेक्स्ट मंथ अप्रैल महीने में तो मुझे पूरे अप्रैल महीने का तो साथ में पे करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ मुझे क्या पे करना पड़ेगा, ये जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने का मान के चले 10,000 और वापस से 10,000, कितना ड्यू हो चुका है 30,000, तो ये मैंने अब तक पे नहीं किया, तो ये 10,000 ये 30,000 मुझे अप्रैल महीने में 10,000 मिला के तो पूरा कितना पेमेंट करना पड़ेगा 40,000। तो बेटा जनवरी का खर्चा हो गया था बट दिया क्या मैंने नहीं दिया, फरवरी का खर्चा हो गया था दिया क्या मैंने नहीं दिया। तो जो खर्चा हो चुका है मतलब होने का मतलब ड्यू का मतलब देना बाकी है, ड्यू हो चुका है बट मैंने पे नहीं किया, उसी को बोलते बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसे जो बाहर खड़े होते उसको नहीं बोलते, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, ऐसे खर्चे जो हो चुके बट हमने पे नहीं किया। अरे क्लियर इतना बेटा, ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, समझा आपको ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका असेट, डिटेल में बात करेंगे असेट्स के बारे में। चलो देखते हैं असेट्स क्या होती है। असेट्स का बहुत सिंपल सा मतलब है, असेट्स मतलब जो भी चीजें मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट कमा के देती है
या जो भी मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करती है उसको बोलते हैं असेट। अगेन आई रिपीट माई सेंटेंस, असेट्स का मतलब होता है ऐसी असेट जो भी मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट कमा के देती है। क्या कमा के देती है बेटा? प्रॉफिट। या जो भी चीजें मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करती है उसको बोलते हैं असेट। अभी क्या होता है इसका मतलब कैसे, तो देखिए जैसे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी आज मैंने परचेस किया तो प्लांट एंड मशीनरी मेरी फिक्स असेट्स है। क्या है बेटा? फिक्स असेट। तो एग्जांपल के साथ लेते हैं, तो पहला एग्जांपल कौन सा पढ़ने वाले अपन? प्लांट एंड मशीनरी। बिजनेस है तो बिजनेस में मशीनरी का लगना जरूरी है, क्योंकि बिना मशीनरी के बिजनेस चल नहीं सकता है। तो बिजनेस में आपने असेट परचेस किया, क्योंकि बिना असेट्स के बिजनेस चल नहीं सकता है। तो प्लांट एंड मशीनरी, एग्जांपल के लिए मैं बात करूं मशीनरी की, अगर से मैंने एक जगह लेबर को बोल दिया कि आप काम करो और एक जगह मैंने लगा दिया मशीन, काम करने के लिए मैंने लगा दिया मशीन, तो एक बात बताओ, लेबर एक दिन में 100 यूनिट बनाता है। लेबर के अगर से लेबर के थ्रू काम करो तो लेबर कितने यूनिट बनाता है बेटा? 100 यूनिट बनाता है। और वहीं पर मैं मशीन की बात करूं तो एक मशीन इंस्टॉल किया तो वो एक दिन में 1000 यूनिट बनाती है। तो देखिए अभी किस में ज्यादा यूनिट बन रहे हैं? अगर से मैं लेबर के थ्रू बोलूं कि लेबर अगर से हाथ से फिजिकली काम करे तो वो एक दिन में 100 यूनिट बनाता है। और वहीं पर मैंने मशीन इंस्टॉल किया और मशीनरी मैंने फैक्ट्री में सेटअप किया, तो फैक्ट्री में मशीन एक दिन में कितनी यूनिट बनाती है बेटा? 1000 यूनिट बनाती है। तो मतलब एक बात बताओ, आज 100 यूनिट बनूंगा तो इनकम कितनी आएगी? 100 की आएगी। लेकिन मैं 1000 यूनिट एक दिन में बेचूंगा तो मेरी इनकम तो 1000 के बराबर आएगी ना। मतलब जैसे मैंने मशीनरी इंस्टॉल किया तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन मार्केट में बिकेगा तो मतलब सेल होगा, सेल होगा तो रेवेन्यू आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, आज कौन ज्यादा पैसा कमा के दे रही है? मशीन। ये फ्यूचर बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये चलते रहती है सालों साल। क्लियर इतना? क्योंकि मशीनरी के थ्रू बिना मशीन के काम हो पाएगा कि नहीं, तो ये मशीन होना जरूरी है। समझ में आ गया बेटा? क्योंकि आज कोई भी बिजनेस बिना मशीनरी के चल नहीं सकता है। क्लियर इतना? पहला। दूसरा एग्जांपल हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज का लेता हूं। हॉस्पिटल में आपने देखा होगा एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन का काम क्या होता है? तो एक्सरे मशीन का काम क्या होता है कि जो भी अंदरूनी मार लगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चले मेरे पैर की हड्डी टूट गई, तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि कौन सी हड्डी टूटी है? या ऐसे हाथ डाल के करेंगे क्या पैर के अंदर कि ये वाली हड्डी टूटी है? नहीं बेटा। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? पहले उसका एक्सरा करना पड़ेगा, फिर डॉक्टर बताता है कि आपकी ये वाली हड्डी क्रैक हो चुकी है, तो फिर उसके हिसाब से इलाज करेगा। ऐसा होगा क्या? नहीं तो उसने हाथ डाल दिया और वो हड्डी बाहर निकाला, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो उसको पहले एक्सरा मशीन से चेक करना पड़ेगा। जो एक्सरा मशीन है वो उसको चेक कराती है कि कौन सी हड्डी क्रैक है, उसके थ्रू हमें पता, मतलब डॉक्टर को पता चलता है कि कौन सी हड्डी क्रैक हो गई। तो प्लांट एंड मशीनरी, हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज के लिए प्लांट एंड मशीनरी क्या होगी बेटा? असेट्स हो गई, क्योंकि उसके बिना उसका बिजनेस चल ही नहीं पाएगा ना। हॉस्पिटल बिना एक्सरे के बिना चल पाएगा क्या? नहीं। तो एक्सरा मशीन क्या हो गई? हॉस्पिटल के लिए असेट हो गई, क्योंकि हॉस्पिटल को पैसा कौन कमा के दे रही है? वो मशीनरी। कौन सी मशीन बेटा? एक्सरा मशीन। समझ में आ गया बेटा? जो एक्सरे निकालती है। तो ये हो गया हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज। समझ में आ गया बेटा? ये तो ऐसी बहुत सारी असेट्स हैं जो आपको मैं बताता हूँ डिटेल में। क्लियर इतना? पहला प्लांट एंड मशीनरी। दूसरा हो गया बिल्डिंग, ये भी आपकी असेट्स है, बिल्डिंग आपकी असेट्स है। उसके बाद आपने देखा होगा फर्नीचर, फर्नीचर भी आपके असेट्स है। उसके बाद व्हीकल, व्हीकल भी आपके क्या बेटा? असेट्स है। ये कौन सी असेट्स है? फिक्स असेट, जो मुझे लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। लॉन्ग टर्म मतलब 12 महीने से ज्यादा, जिसका बेनिफिट मुझे 12 महीने से ज्यादा मिलेगा वो मेरी क्या होगी बेटा? वो मेरी होगी फिक्स असेट्स। अरे क्लियर है इतना बेटा? समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट करंट असेट। करंट असेट्स में क्या क्या आएगा? तो करंट असेट्स में आता है बेटा आपका सबसे पहला एग्जांपल आएगा स्टॉक, बिजनेस में रखा हुआ स्टॉक। उसके बाद आएगा डेटर्स। उसके बाद आएगा आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आएगा आपका कैश इन हैंड, हाथ में पैसा, और कैश एट बैंक, हाथ में और बैंक में दोनों में पैसा। तो देखिए सबसे पहले करंट असेट। करंट असेट्स और फिक्स असेट में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले करंट असेट्स का मतलब है जिसका बेनिफिट मुझे शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म मतलब 12 महीने से कम। जैसे फॉर एग्जांपल डेटर्स, डेटर्स मेरी करंट असेट्स है। डेटर्स को आज मैंने कस्टमर को आज मैंने उधारी में गुड्स बेचा और कस्टमर ने बोल दिया कि सर मैं आपको 2 महीने बाद पैसा दूंगी या दूंगा, तो ये 2 महीने तक मेरे लिए क्या हो गया? उधारी हो गया ना। तो उधारी हो गया तो मुझे 2 महीने बाद पैसा देगा, तब तक तो वो कस्टमर मेरे असेट में दिखेगा ना कि ये वाले कस्टमर से मुझे इतना रुपया मिलना बाकी है, तो मेरे लिए क्या हो गया? डेटर्स। कस्टमर को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में डेटर्स कहा जाता है। तो जो हमारे कस्टमर्स होते हैं यानी स्टूडेंट, जैसे हमारे लिए तो आप लोग स्टूडेंट है, जैसे आप कहीं मॉल में जाते होंगे तो आप भी कस्टमर बन के जाते हैं। तो कस्टमर बन के जाते तो आप पे कैश पेमेंट करते हैं, बट आप कहीं ना कहीं जहाँ पे उधारी में ट्रांजेक्शन करते हो तो हमारे लिए क्या बन जाएंगे? डेटर्स। यानी कस्टमर हमारे लिए भगवान, डेटर्स है वो लिखे जाएंगे असेट साइड में, क्योंकि उनसे पैसा मिलना बाकी है। जैसे लाइबिलिटी देखो, पैसा पे करना बाकी है, लाइबल टू पे, दिस इज कॉल्ड एज लाइबिलिटी।
और दिस इज कॉल्ड एज रिसीवेबल, फ्यूचर में इनकम मिलने वाला है, तो जो मिलने वाला होता है वही होता है बेटा हमारे असेट होते हैं। जैसे डेटर्स, इधर क्या था क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में, तो इधर क्या था डेटर्स यहाँ पे। उसके बाद स्टॉक, बिजनेस में रखा हुआ स्टॉक है, स्टॉक भी हमारी क्या है बेटा असेट्स है। स्टॉक होता है फिजिकल क्वांटिटी में जिसको सेल आउट किया जाता है, सेल आउट करके उससे पैसा कमाया जाता है, ठीक है। जैसे किराना शॉप वाले जो अपने गोडाउन में स्टॉक भर के रखते हैं तो उनको सेल आउट किया जाता है, तो स्टॉक भी हमारी क्या बेटा असेट्स है, करंट असेट जो शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट कमा के देती है। उसका प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, हाथ में पैसा बैंक में पैसा, ये भी हमारी क्या बेटा असेट्स है। कभी भी ध्यान रखना, कैश इन हैंड, हाथ में पैसा, बैंक में पैसा, घर में पैसा, ऑफिस में पैसा, खोपचे में पैसा, जहां पर भी पैसा दिखेगा वो हमारी क्या बेटा करंट असेट्स है ना। जहां जहां पर आप पैसा छुपा सकते हो, जहां जहां पर आप पैसा रख सकते हो, बिजनेस की बात कर रहा हूँ, घर की नहीं, है ना। घर में आप कहीं पे भी छुपा के रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बिजनेस में जहां जहां पर आप पैसा छुपा सकते हो, जहां जहां पर आपको छुपाने की कैपेसिटी है, वो हमारी क्या बेटा असेट्स है। और कौन सी असेट्स है बेटा, करंट असेट्स है। क्लियर इतना, हाथ में रखो, बैंक में रखो, खोपचे में रखो, जेब में रखो, जहां पर भी रखना है आप रख सकते हो, क्लियर ना। लेकिन हमारी क्या बेटा असेट्स है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे आउटस्टैंडिंग होता है वैसे क्या होता है प्रीपेड। प्री का मतलब था पहले, कोई भी खर्चा होने के पहले किया जाता है उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। एग्जांपल के लिए मान के चलिए आप इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस निकालते, गाड़ी का इंश्योरेंस निकालते, ये मैं एग्जांपल के साथ बाद में बताऊंगा, अभी इसकी नीड नहीं है, जब आएगा तब मैं आपको अच्छे से बता दूंगा इसको। अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाद में आपको समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि उसके लिए मुझे अलग से 15 मिनट का टाइम स्पेंड करना पड़ेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में, तब जाके दोनों चीज़ें क्लियर होगी। और जब अपन एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तब भी ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना पड़ता है तभी जो आता है। क्लियर इतना बेटा, तो ये हो गया आज के लिए इतना, असेट्स और लायबिलिटी। अरे क्लियर इतना, आपको समझा होगा, आई होप ये आपको समझा होगा। क्लियर इतना, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अच्छे से देखना, केयरफुली देखना। क्लियर इतना, जब तक आपको समझेगा नहीं तब तक देखते रहिए, और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो, डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हो या डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। आप कभी भी कॉल कीजिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। क्लियर इतना, और कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा लॉजिक लगाने की, लॉजिक लगाना जरूरी है। जब तक लॉजिक लगेगा नहीं तब तक चीज़ें क्लियर होगी नहीं, तो लॉजिक लगाने की कोशिश कीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। समझ में आ गया, एंड तक मतलब ये एंड ही है, समझ में आ गया। चलो देखो आगे, तो चलो मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करेंगे एक्सपेंसेस और लॉसेस के बारे में, प्रॉफिट के बारे में। आज के ये वीडियो इतना काफ़ी है, क्योंकि यही थोड़ा सा लेंदी हो गया ऐसा मुझे लगता है। क्लियर इतना, तो चलो देखते हैं अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में। चलो थैंक यू सो मच।